गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? कूलम्स लॉ के बारे में। ये कूलम्स लॉ क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ, ये किन चीज़ों पर बात करता है, इससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट और बड़े हो जाते हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, शुरुआत में जब मैं पहली क्लास थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उस पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर चार्ज है दो, एक मान लीजिए Q1, दूसरा मान लीजिए Q2, तो चार्ज दो तरह के होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपने दो चार्जेस का अगर आपने कपल लिया, एक पेयर लिया, तो या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये दोनों कहलाते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये कहलाता है लाइक कॉम्बिनेशन। ये जो लाइक चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नई बात समझ में आई? लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा यानी इस साइड में फोर्स लगाएगा, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा यानी इस साइड में फोर्स लगाएगा। रिपेल कर रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। बताइए, अगर ये फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ये फोर्स कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा, ये फोर्स कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिस पर ये डिपेंड करेगा। उन्हीं सब के बारे में ये कूलम्स लॉ बात करता है। बात समझ में आई कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किस किस कंडीशन में उसके क्या क्या फॉर्म आते हैं, इन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि शुरुआती में फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये जो दो चार्ज है जिनके बीच में हम फोर्स निकालने वाले हैं, ये या तो एयर में रखे हैं या वैक्यूम में। बात समझ में आई कि हम सिर्फ और सिर्फ तब की बात करेंगे जब दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे, आइदर इन एयर और इन वैक्यूम। क्लियर? तो एक्चुअली जो कूलम ने जो लॉ दिया है वो एक इंटरप्रिटेशन है, एक क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। ये अप्रोक्सीमेटली मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, ये 1784 या 17 इसी के आसपास इन्होंने ये दिया है। 1784, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है आपके लिहाज से, बस ये हिस्ट्री की बात है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये एक इंटरप्रिटेशन है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये जो इंटरप्रिटेशन जो रिजल्ट आया वो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट है, ये फाइंडिंग है, ये पाया गया। ठीक है, सबसे पहले हम फिर से एक बार देख लिया, हम कब बात कर रहे हैं? हम तब बात कर रहे हैं जब ये दो चार्ज, सपोज दैट हमें दो चार्ज पर बात करना है। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है क्या? Q2। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है क्या? Q2, और ये दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? R डिस्टेंस पर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसकी बात कौन कर रहा है? कूलम। कूलम ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने पाया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चार्ज या नेगेटिव हो, चाहे चार्जेस लाइक हो या अनलाइक हो, कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये प्लस माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, 3 कूलम, 2 कूलम, 4 माइक्रो कूलम, इस तरीके से। क्लियर? ठीक है।
दूसरा उन्होंने क्या देखा, दूसरा उन्होंने ये देखा कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम जानते हैं हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने और इक्वल का साइन लाने के लिए हमें यहां पर एक कांस्टेंट चाहिए और वो कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेयर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्या वैल्यू होती है इसकी? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। हो गया? अब देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 और इसका होगा क्या होगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी होती है SI यूनिट, कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या मतलब है? देखिए परमिटिविटी जैसे आप इसके नाम से देख रहे हैं, परमिट, इसके नाम में आ रहा है परमिट, मतलब ये जो मीडियम है ना, सपोज दैट, इसको थोड़ा सा समझिए, सपोज दैट एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में मीडियम है और मीडियम के रूप में क्या है? एयर और वैक्यूम। तो ये एयर और वैक्यूम में इस चार्ज को परमिट कर रहा है कि इस पर फोर्स लगा सके। बात समझ में? बीच का जो मीडियम है वही परमिट करे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द करेक्ट वे, बट इसको मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको बैरिकेटिंग लगा करके एयर परमिट दे रहा है कि अब तुम्हारा परमिट हो गया, अब तुम ट्रक लेके जाओ Q1 चार्ज, ऐसा नहीं है। मैं बस एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमिटिविटी आप कैसे समझ सकते हैं। परमिटिविटी का मतलब ये है कि जो बीच का जो मीडियम है वही, उसी की वजह से ये परमिट हो रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सके। यही परमिटिविटी की वैल्यू ये जो है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 यही परमिट कर रही है कि कब कौन सा चार्ज किस डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगा पाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये जो फोर्स आ रहा है, ये जो फॉर्मूला आया है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेयर K = 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये किसके लिए आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए आ रहा है। बात समझ में आई? जहां पर K क्या है? वह K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट = परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या? ये तब है जब दो चार्ज किस में रखे हैं? आइदर एयर और वैक्यूम में रखे हैं। हाँ, अगर इनका मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे एयर या वैक्यूम की जगह कोई और डिफरेंट मीडियम होगा, तब क्या होगा उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट यू नोट इट डाउन। हैव यू नोटेड इट डाउन?
नोट हो गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ का वो फॉर्म देखा है जब दो चार्ज किस में रखे थे, आइदर एयर में रखे थे या वैक्यूम में। अब हम देखने जा रहे हैं कि दो चार्जेस को इन एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और डिफरेंट मीडियम में रखा गया तो कूलम्स लॉ किस तरीके से अप्लाई होगा, कहां कहां चेंजेस होंगे, क्या क्या होंगे। देखो सपोज दैट एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना R, और इसको किसी मीडियम में रखा गया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम एयर और वैक्यूम। क्लियर? इसको किसी मीडियम में रखा गया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम एयर और वैक्यूम। अब देखिए सिंपल सी एक बात जान लीजिए कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? ये होता है, ये तब होता है जब बॉडी किस में हो, एयर में। वेयर F इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर? जब ये एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन नॉट तब आएगा जब ये दोनों चार्ज किस में रखे होंगे, या तो एयर में या मीडियम में। लेकिन इस केस में हमने इसको किस में रखा है? किसी डिफरेंट मीडियम में, कोई भी XYZ मीडियम है, रादर देन एयर और वैक्यूम। उस केस में जो कूलम्स लॉ आएगा, जो फोर्स लगेगा इस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट तब जब हम बात करेंगे फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जब चार्ज किस में रखे होंगे, आइदर वैक्यूम में रखे होंगे और एयर में रखे होंगे, तब जो परमिटिविटी की बात करेंगे उसको हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके अलावा और किसी मीडियम में रखा होगा तो हम क्या रखेंगे? इसको एप्सिलॉन। नहीं समझ में आया? वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। क्लियर? वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, वेयर के, ये समझ में आ रहा है? वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। क्लियर? वेयर के इज इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी ऑफ द मीडियम। where k is equal to dielectric constant of the medium। जो क्या होगा? k क्या होगा? dielectric constant of the medium होगा। k की जो मिनिमम वैल्यू होती है, पहले बताइए, k की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इनफाइनाइट। कितनी होगी k की मैक्सिमम वैल्यू? नोट इट डाउन। k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। और k की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। क्लियर? तो अगर दो चार्ज जो या तो एयर या वैक्यूम में रखे हैं तो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर उस एयर या वैक्यूम के अलावा कहीं रखे हैं तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अंतर किसका आ रहा है? अंतर सिर्फ आ रहा है इसी एप्सिलॉन का। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है जिसकी वैल्यू हो रही है क्या? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यहाँ पर अगर किसी डिफरेंट मीडियम में रखा है तो एप्सिलॉन, where epsilon is equal to epsilon naught times k, where epsilon is equal to epsilon naught times k, where k is equal to dielectric constant of the medium। मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा जिस मीडियम में रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो अगर एप्सिलॉन नॉट में हम उस k टाइम से मल्टीप्लाई कर दे जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सपोज दैट किसी x मीडियम में, मान लीजिए यहाँ पर x मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हम एप्सिलॉन की जगह क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, यानी के की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 5, यानी 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कि अगर एयर में रखा होगा या वैक्यूम में रखा होगा तो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर उसके अलावा किसी और मीडियम में रखा होगा तो F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where epsilon is equal to epsilon naught times K, where K is equal to dielectric constant of the medium। K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी 1 और इनफाइनाइट के बीच में ये
ड्वेल कर सकता है। क्लियर, बात समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, मान लीजिए किसी डिफरेंट मीडियम में दो चार्ज है, किसी एक्स मीडियम में सपोज दैट यहाँ पर ये चार्ज कितना है Q1, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। क्लियर? और फिर एक कंडीशन लेते हैं, जब ये दोनों चार्ज किसमें है Q1 एंड Q2, इनके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है R, लेकिन अब इनके बीच का मीडियम है एयर। क्लियर? ये तो हम लोग ले सकते हैं। देखिए, जब ये एयर होगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जब ये कोई एयर के अलावा कोई और दूसरा मीडियम होगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, इसको चूंकि मीडियम में है तो इसको FM लिख लेते हैं, ये एयर में है तो इसको FA लिख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दो सेम चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम हो और जो सेम डिस्टेंस पर रखे हो, अगर वो एयर में और किसी और डिफरेंट मीडियम में रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू एयर में क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एनी अदर मीडियम। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब आप देखिए, we know that epsilon is equal to epsilon naught times k। मैं आपको इससे पहले बताया कि epsilon is equal to epsilon naught times k। मान लीजिए यहाँ x मीडियम जिसमें रखा है, ये उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k, तो we can write that Fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 upon R स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एक बार जरा ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये FA की वैल्यू है। देखिए कि अगर हटा दे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये FA की वैल्यू है। तो वी कैन राइट दैट FM इज इक्वल टू FA टाइम्स K। ये समझ में आया आपके? Fm is equal to Fa times K, where M is for electrostatic force when medium is something else और A when medium is air। अब ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि K की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, इनफाइनाइट, और K की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 1। यानी कि अगर ये 1 हुआ, अपनी मिनिमम वैल्यू लिया, तो उस केस में फॉर K मिनिमम Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FA। तो इस केस में A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M। और मिनिमम के अलावा हर एक वैल्यू के लिए चूंकि ये K इंटीजर होगा और 1 से ग्रेटर होगा, तो FM की वैल्यू क्या आएगी, FA से ऑलवेज क्या आएगी, कम। तो वी कैन कंक्लूड दैट FM इज ऑलवेज लेस देन FA फॉर ऑल अदर वैल्यू, फॉर ऑल अदर केसेस। तो ये मैं यही आपको दिखाना चाहता था, ये चीज समझ में आया कि मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था न्यूमेरिकल मीडियम से कि किसी भी कंडीशन में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कब मैक्सिमम होगा, तब मैक्सिमम होगा जब उनके बीच का मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम। हाँ, कुछ लोग आप लोगों ने आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मैंने आप लोगों को आज ना प्रूव करके दिखा दिया। तो किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का डिस्टेंस, और उनके दोनों चार्ज के बीच का मीडियम, कि किस मीडियम में उस चार्ज को रखा गया है। क्लियर? किन चीजों पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 और Q2।
दूसरा, उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और तीसरा, इन दोनों के बीच का मीडियम दैट इज एप्सिलॉन नॉट, जो के डिसाइड करेगा। बात समझ में आई? एयर के लिए के कितना होता है? 1 होता है। एयर के लिए के 1 होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट के रखें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये फॉर्मूला एयर के लिए निकल कर आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन? इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए अब कुछ और बातें कूलम्स लॉ के बारे में देख लीजिए। सबसे पहला कि ये जो कूलम्स लॉ है ये केवल और केवल इट ओनली अप्लाइज ऑन पॉइंट चार्ज। किस पर अप्लाई होता है ये? पॉइंट चार्ज। बात समझ में आई? इट ओनली अप्लाइज ऑन पॉइंट चार्ज। क्लियर? इसको समझ लिए कि कूलम्स लॉ ओनली अप्लाइज ऑन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो है ये कूलम्स लॉ डायरेक्टली ओनली अप्लाइज ऑन पॉइंट चार्ज। ये केवल और केवल डायरेक्टली ऑन पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है। क्लियर? दूसरा, कूलम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। It follows superposition principle. ठीक है, इट फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये किसको फॉलो करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। दूसरा, ये जो कूलम्स लॉ है ये डायरेक्टली जो है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पर अप्लाई हो सकता है डायरेक्टली। अगला क्या है? क्योंकि कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या बताता है? ये बताता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो यहाँ एक और चीज जान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कैसा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होता है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। चौथा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। क्लियर? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। हाँ, कूलम्स लॉ की कुछ अपने लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, जैसे जो न्यूक्लियस के अंदर का डिस्टेंस होता है 10⁻⁻15 से छोटा, उसके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। वहां पर इसका नेचर क्या हो जाता है? बदल जाता है। बात समझ में आई? तो आज हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ का बेसिक प्रिंसिपल की कूलम्स लॉ कैसे काम करता है। कल हम लोग कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थ्योरी पोर्शन लगभग थोड़ा सा अब कम होगा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन अब ज्यादा चलेगा। कूलम्स लॉ का एक और फॉर्म है कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म, वो भी हम लोग देखेंगे कल हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे? कूलम्स लॉ पे बेसिक न्यूमेरिकल का लेवल बेसिक से लेकर के नीट के बाद मेंस और मेंस के बाद एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। ओके, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।